नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप फाइट द लॉ के नाम से जानते हैं। जिस तरह वादे के मुताबिक मैंने आपसे वादा किया था कि एक बलात्कार के लिए झूठी एफआईआर के बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस तरह आपने पिछली वाली वीडियो में अपना प्यार दिखाकर मुझे बताया है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप इसी पर भी अपना उतना ही प्यार दिखाएंगे। आइए आप और हम मिलकर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि समाज में आजकल ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, तो इनमें से क्या सही हैं? सारे सही हैं, कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि किसी व्यक्ति को समाज में अपना अपमानित करने के आशय से भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये आपके खिलाफ भी हो सकता है, ये मेरे खिलाफ भी हो सकता है, या फिर समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। इसका सामना किस प्रकार करना है आपको? यदि आपके खिलाफ इस प्रकार की एफआईआर झूठी दर्ज हो जाती है तो आपको सबसे पहली बात भागना नहीं है, आपको कहीं छिपना नहीं है, आपको उसका सामना करना है। यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है तो कोई सी अदालत या फिर कोई सा भी कानून आपको सजा नहीं दे सकता, इतना आप जान लीजिए। इसके बाद अब हम अगली बात पर आते हैं कि जिस तरह आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको सबसे पहले 3 स्टेज को ध्यान में रखना है। जो 3 स्टेप होते हैं इनका आपको पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से ऐसे मौके आने वाले हैं इस एफआईआर में के अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर, जिसमें आप अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। पहला, जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपके अरेस्ट होने से पहले, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया, धारा सीआरपीसी की धारा 438 के बारे में, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। इस धारा के अंदर प्रावधान किया गया है कि यदि आपको गिरफ्तारी की आशंका है, और ऑब्वियसली यदि आपके खिलाफ एफआईआर बलात्कार के मामले में दर्ज होती है, आपका गिरफ्तार होना जायज़ है। ये एक संज्ञेय अपराध है, इसमें ये एक अजमानती अपराध है और इसमें बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप इस धारा का विशेषकर ध्यान रखिए कि ये धारा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान आपको दिया गया है। इसका उपयोग आपको किस प्रकार करना है? जब भी आपको ऐसे अपराध की सूचना प्राप्त होती है, आप तुरंत प्रभाव से सेशन न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर इस बेल को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब भी प्रक्रिया के दौरान, जब भी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अपराध का अन्वेषण किया जाएगा तो आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, आपके साथ ज्यादती नहीं की जाएगी और आपको एक तरह से दोष मुक्त व्यक्ति मानकर, एक अभियुक्त मानकर आपके साथ अपराधी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, इतना आप जान लीजिए। और ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या ही कहा जाए जिन्होंने कानून का दुरुपयोग करना इस स्टेज तक शुरू कर दिया है कि उन्हें अपने स्वयं के सेल्फ रेस्पेक्ट की भी कोई परवाह नहीं है। आइए दूसरी स्टेज की बात करते हैं। जब आपके ऊपर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है उसके बारे में। दूसरी स्टेज है चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद यह एक लंबी प्रोसेस है जिसे आप अपने वकील के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। जब भी आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध इस प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, यह हालांकि लंबी प्रोसेस है, इतना आपको जानना जरूरी नहीं है। ये कुछ एडवोकेट्स के कुछ विशेष रूल्स होते हैं और उनकी कुछ विशेष प्रक्रिया होती है जो आपके किसी काम नहीं आने वाली।
तीसरे स्टेज की बात करते हैं। तीसरी स्टेज, जब आपको बेगुनाह साबित कर दिया जाता है तब। क्या आप जानते हैं यदि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है और आपने उसका सामना किया है और आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तो क्या अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस व्यक्ति को इसी प्रकार जाने देंगे ताकि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी इसी प्रकार की प्रक्रिया करे, उसे भी डराने का प्रयास करे, धमकाने का प्रयास करे या समाज में अपमानित करने के आशय से झूठी एफआईआर किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी जाकर दर्ज कराए? नहीं, आप उसे सबक सिखाएंगे। किस तरह सिखाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास आईपीसी की धारा 211 के तहत सती करने के आशय से झूठी एफआईआर या क्षति करने के आशय से मिथ्या आरोप, ये प्रावधान आपको आईपीसी में आराम से मिल जाएगा। नहीं मिलता है, मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आईपीसी की धारा 182 के तहत आप उस व्यक्ति को दंड दिलवा सकते हैं जिसने आपके खिलाफ झूठा आरोप, आपके विरुद्ध झूठा आरोप लगाया है। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है या जुर्माना या दोनों। और साथ ही साथ एक बात और जानना जरूरी है कि यदि उस व्यक्ति ने जब आपने धारा 211 लगाई है, तो इसमें आपको एक बात और जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है कि यदि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ किसी ऐसा आरोप लगाया है जिसमें 7 साल से अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा आपको हो सकती है, तो आप उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दिलवा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार होता है। अगली धारा के ऊपर बात करते हैं। आईपीसी की धारा 182, धारा 182, जिसमें किसी लोक सेवक को जाकर गलत सूचना देना ताकि वह लोक सेवक जिसे कानून द्वारा उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए रखा गया है या फिर समाज में उसके कर्तव्य को पालन करने के लिए वह उपलब्ध है, उसे जाकर झूठी एफआईआर बताना ताकि वह विधिपूर्ण तरीके से उस व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया करे। क्यों? क्योंकि जो भी लोक सेवक होता है उसे यह नहीं पता होता कि ये एफआईआर झूठी करवाई जा रही या सही करवाई जा रही। इसका तो न्यायालय में जब विचारण होता है तभी इसके बारे में पता लगता है कि यह एक झूठी एफआईआर है या सच्ची एफआईआर। तो इसके बाद में इसमें भी आपके लिए 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये तक, 6 माह तक का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना है। 6 माह का कारावास दिलवा सकते हैं या 1000 रुपये तक का जुर्माना दिलवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मानहानि के बारे में। जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है तो उसका क्या आशय हो सकता है? समाज में आपको बदनाम करने का आशय, या फिर समाज में आपकी जो छवि बनी हुई है उसको खराब करने का आशय, या मानहानि करने का आशय। तो इसमें भी आपके लिए प्रावधान बनता है 499, 500, 499 और धारा 500 के तहत जिस व्यक्ति ने भी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है आप उस पर मानहानि का भी आरोप लगा सकते हैं, जिसने आपकी छवि खराब करने के लिए ऐसा घिनौना और गंभीर अपराध आपके ऊपर लगाया है। इसके तहत भी उसे सजा का प्रावधान हो सकता है, जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। ये आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। और इसके अलावा आपके पास कुछ सिविल अधिकार भी हैं। यदि आप उस व्यक्ति ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है और समाज में आपकी छवि खराब हुई है, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या हो गई है जिससे आपके पहले नहीं थी परंतु उस व्यक्ति के क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक घिनौना ऐसा अपराध है जिसमें आपको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है और आपके ऊपर गहरा इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसे मानसिक हानि भी कह सकते हैं।
आप अपने सिविल अधिकारों का उपयोग कर कर उससे कंपनसेशन तक ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ कुछ घिनौने अपराधों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको आप भी सोचकर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस प्रकार का कार्य भी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं जब्बलपुर की, जहां एक 27 वर्षीय महिला ने 6 लड़कों के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। और आप जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 लड़के एक ही शहर में रहते थे। एक ही शहर के थाने में ये 6 FIR दर्ज की गई है। ये बात अलग है कि जब उस महिला का खुलासा हुआ तो पता चला कि जो 6 FIR उसके द्वारा दर्ज करवाई गई थी, उसका यही कार्य था कि किसी व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आना और फिर उसको पैसों की मांग करना। यदि वह उसकी मांग को पूरा नहीं करता था तो महिला सीधा जाकर उसके खिलाफ धारा 376 के तहत FIR दर्ज करवा देती थी। और पुलिस अधिकारी का फर्ज होता है कि FIR कैसी भी हो उसे इतना कुछ ना जानकर तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज कर अपनी प्रक्रिया को शुरू करना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस घिनौने अपराध के प्रति। परंतु जब उस महिला का खुलासा हुआ तो उस महिला के खिलाफ प्रक्रिया शुरू की गई और उस महिला को दंडित भी किया गया। आइए अब अगले केस के बारे में हम बात करते हैं। इस केस के बारे में आप आइए गुरुगांव हरियाणा में एक लड़की ने एक ही शहर में 9 लड़कों के ऊपर लगाया आरोप बलात्कार से संबंधित। अभी की रिपोर्ट है, हाल ही फिलहाल की अक्टूबर 2021 का मामला है, जब उस लड़की का खुलासा हुआ। और उसमें से 6 लड़के ऐसे थे जो उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी नहीं थे, परंतु कुछ दिनों की जान पहचान के चलते ही उस लड़की ने उन लड़कों के ऊपर बलात्कार संबंधी घिनौना अपराध लगा दिया। और जो और 3 या 4 लड़के थे उनके साथ उसके लिविंग रिलेशनशिप थे, परंतु जब छानबीन को गहरे रूप में किया गया, गहरी छानबीन की गई, तब भी यह सामने आ गया कि उस लड़की का यही काम था कि वो किसी भी भोले वाले लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे निकलवाने का कार्य करती थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और इस वीडियो को आपके पहचान के हर व्यक्ति तक पहुँचाएं जो समाज में रहता है। आपको नहीं पता कि समाज में आपके पीठ पीछे, आपके सामने या आपके विरुद्ध कौन किस प्रकार का षड्यंत्र रच रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे। मैं एडवोकेट रविंद्र मीणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।